आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका ऑब्जेक्टिव आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो, और ऑब्जेक्टिव को खास कर हर एक को सॉल्व करके बनाइए। जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करके, जो भी आंसर है क्यों है, किस लिए, इसको पक्का वाला ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। कार्यक्रम में पहला क्वेश्चन जो 2024 में पूछा है, सेम क्वेश्चन 19 में, 16 में, 15 में पूछा है। तो अब कितनी बार पूछेगा भाई, एक ही क्वेश्चन को लिखते रहो। क्या कह रहा है, संट के दो उपयोग लिखिए। 2024 में पूछा संट क्या है, संट के दो उपयोग लिखिए, संट के उपयोग लिखिए, संट के दो उपयोग लिखिए। यही तो पूछा है हर एक साल, बार बार लगातार। ठीक, तो करते हैं कार्यक्रम इसके ऊपर। संट क्या होता है, सुग्राही यंत्रों की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, कह सकते हैं सुग्राही जो यंत्र होते हैं अपने, उसकी सुरक्षा के लिए, यदि करंट एकाएक ज्यादा आ जाएगा उससे सुरक्षा के लिए कुंडली के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध की एक तार को जोड़ दिया जाता है। मतलब एक कम प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। तो समांतर क्रम में जुड़े इसी तार या प्रतिरोध को क्या कहते हैं, संट कहते हैं। एकदम एक लाइन का कहानी। दूसरा, संट के उपयोग की दो ही उपयोग बोला था, यहाँ 3 लिखा हो, जैसी इच्छा वैसे। सुरक्षा युक्ति के रूप में, अभी जस्ट देखे, जैसे संट गैल्वेनोमीटर की कुंडली जलने से बचाती है। ये जो हमने जोड़ा है समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का, ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को या तार को जलने से बचाता है, पहला। दूसरा, एमीटर की सीमा बदलने में, मतलब एमीटर की जो सीमा है कहां से कहां तक वो माप सकता है, उसको बदलने में यूज करते हैं। तीसरा, गैल्वेनोमीटर के परास या रेंज को बढ़ाने के लिए, गैल्वेनोमीटर का जो रेंज होता है या परास होता है, इसको बढ़ाने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, संट का यूज करते हैं। तो दो जो पसंद हो वही लिखना है, 3 नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये पूछा 2024 में ही 2 मार्क्स के अंदर, क्या पूछा, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताएं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, इसका तो आप जाके अच्छे से डिटेल पढ़े होंगे ही, सर पढ़ाए होंगे। वही चुंबक उम्बक ऊपर नीचे लगा रहता है, गोल 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 घुमाते रहते हैं। ठीक है, वही वाली साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन धन आवेशित कणों को, या कह सकते हैं आवेशित कणों को त्वरित करने का काम करता है। उसको वेग को बढ़ाता है, जिससे उसके पास ऊर्जा बढ़ जाती है। वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ ही जाएगी ना। तो कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। मतलब कह सकते हैं एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह को क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए, मतलब एक्सलोरेट करते हैं उसको। किसकी सहायता से, साइक्लोट्रॉन। ये मत सोचिएगा छोटू मोटू चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो कह सकते हैं यह एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक चुंबकीय क्षेत्र और एक वैकल्पिक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके कणों को क्या करता है, त्वरित करता है। ठीक है, अब इसकी परिसीमाएं की बात करें, मतलब लिमिटेशंस क्या है, इसके आगे ये नहीं सोच सकता, यहीं तक इसको रुकना पड़ेगा। ओके, तो वो क्या है अपनी, पहला बात, साइक्लोट्रॉन अनावेशित कणों को, जैसे न्यूट्रॉन, उसमें कोई आवेश नहीं होता, उसको त्वरित नहीं कर सकता है। ओके, दूसरा, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन में आयन एक निश्चित सीमा से अधिक तेजी से गति नहीं कर सकते, मतलब सीमा से अधिक गति नहीं कर सकती है, उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकते। उनकी वेलोसिटी एक लिमिट ही होती है, गति की सीमा क्या, एक लिमिटेड है। तीसरा, केवल भारी कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को ही गति करने के लिए उपयुक्त है। मतलब जो भारी कण होते हैं उन्हीं के लिए क्या है, ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, ये क्या है, एक आवेशित कणों को त्वरित करने का एक क्या है, उपकरण है। ठीक है, जिससे आवेशित कण को क्या कहते, त्वरित करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। और ये क्या कह सकते हैं, एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। 4 में से आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है, जो पसंद हो वही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ही दिशा में यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उसका मार्ग कैसा होगा, ऐसे समझते हैं। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसी दिशा में कोई आवेशित कण है, वो गति कर रहा है।
इतना ही का है। तो देखोगे कि यदि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में कोई और जाता तो क्या कहते, जैसे मेरा ये हाथ है, ओके, ये क्या है, मेरे शरीर से अभी कितने पे है, मान लो हम आपके सामने घूमे हुए हैं तो अभी 90 पे है, इसको कम करेंगे तो और कम कम होते जाएगा, और इस डायरेक्शन में हम जाए तो और ये भी इसी दिशा में जाएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ऐसे समझ लो समान दिशा में यदि जा रहा होगा तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, या कह सकते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल के अंदर आप दोनों बल की बात होती है, चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों की। ठीक है, समटाइम आप लॉरेंज बल भी कह सकते हैं। तो जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, और V क्रॉस V का मतलब है ये दोनों का सदिश गुणनफल। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, V और B के बीच का एंगल ही हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो VB साइन थीटा, और चूंकि V और B के बीच का एंगल क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यदि विपरीत दिशा में जाता तो 180 डिग्री कहते। ओके, तो जो ही हमने इसमें 0 डिग्री डालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो बल का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कह सकते हैं उसके ऊपर कोई बल ही नहीं लगा तो क्या होगा, जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जाएगा। तो कह सकते हैं इस प्रकार आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी सीधे रास्ते पर चलता रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितने का है, 0 डिग्री का है। ठीक, याद रहेगा। ये 180 इसलिए लिखा गया कि 180 के केस में भी आपको सेम कहानी मिलेगी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 ही होती है। तो ये हो गई कहानी 2023 की। चलिए 24 में क्या रहा है, उग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र 20 में एक धन आवेशित कण को उग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धन आवेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी। चलिए चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, ऊपर की ओर, ये हमने बोल दिया चुंबकीय क्षेत्र है। और पूर्व की तरफ कौन जा रहा है, किसी आवेश को आपने फेंका है भी वेग के साथ पूर्व की ओर। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, जस्ट पीछे भी लिखे थे, क्यू भी क्रॉस बी पता है। ओके, तो यदि बात किया जाए तो V और B के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। तो ये अपना और लिखते तो क्या लिखते, क्यू भी बी साइन थीटा और क्यू भी बी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा क्यू भी बी। ओके, तो ये हो गया मान की बात। अब दिशा ये पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, V क्रॉस B, तो V पे हाथ रखेंगे और फिंगर को मोड़ेंगे B की तरफ, तो ऐसे ही मुड़ेगा, ऐसे तो उल्टा नहीं घुमाना है ना, ऐसे तो नहीं घुमाना है, तो यहां रखेंगे ये पीछे की तरफ, राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर की तरफ होगा, तो इसकी जो दिशा होगी किस तरफ होगी, ये जो बोर्ड है उससे बाहर की तरफ। तो मान लो इसको हमने x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो बाहर की तरफ दिशा को क्या बोलेंगे हम लोग, z। तो कह सकते हैं आवेश की गति की दिशा यदि हम +1 अक्ष की ओर मानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा +y अक्ष की ओर मानते हैं, तो बल की दिशा सतह से बाहर की ओर +z अक्ष की ओर होगी ना। ऐसे घुमाइएगा V क्रॉस B कीजिएगा तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर जाएगा, तो उधरे होगा। तो ये हो गई कहानी किसकी, तो बल की दिशा क्या होगी ये क्लियर है। अब बल का मान क्या होगा, क्यू भी बी होगा। तुम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लॉरेंज बल क्या होता है। देखिए जब किसी आवेशित कण को ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर जो बल लगता है उसी को कहा जाता है लॉरेंज बल। इतना ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का जो बल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई, पता ही है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो बल लगता है वो F बराबर क्या होता है, क्यू भी बी, क्यू भी क्रॉस बी, मतलब कुछ ऐसा।
अब आवेश पर दोनों के कारण बल, तो कह सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण बल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपना आ जाएगा क्यू क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, दोनों में से क्यू को कॉमन लेने क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, और यही अपना क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा आपकी होगी भी क्रॉस बी की दिशा में, मतलब देख रहे हो ऐसे भी से पकड़ो भी क्रॉस बी, अंगूठा जहां धर जाएगा तो ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी और भी जो है उन दोनों की ऐसी दिशा होगी जो उन दोनों के ऊपर क्या हो, लंबवत हो, तो कह सकते हैं बल की दिशा, गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। ये समझ में आया, एकदम छोटी सी कहानी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण जो बल लगा उन दोनों का योग जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका लॉरेंज बल कहलाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा था लॉरेंज बल ने सिर्फ यही ऑप्शन देता है क्यू भी क्रॉस बी, तो लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए। चलिए आगे चला जाए, कह रहा है बायो सावर्ट्स नियम को लिखिए, 2021 में पूछा है। ये नियम क्या कहता है, देखो बायो सावर्ट्स के ने अल्पांश डीएल, एक छोटा सा लेंथ जो लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं अल्पांश, डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब छोटे से लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र लोगे तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र लोगे, जिसको हमने क्या बोला डीवी का मान ज्ञात करने के लिए बताया कि जो डीवी का मान है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जबकि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और डीवी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो धारा की लंबाई, ठीक है, मतलब डीएल, और जो अपना यहां से दूरी है कहां, जिस बिंदु पर आपको निकालना है, उन दोनों के बीच में जो कोण बना है थीटा, इसके साइन थीटा के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच डीएल और पॉइंट पी के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती, अल्पांश डीएल के समानुपाती, और डीएल आर और डीएल के मध्य बने कोण के क्या होता है, समानुपाती, तो कह सकते हैं। और नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है, अल्पांश डीएल तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी जो आर है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कह सकते हैं डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो इन सबको एक साथ पकड़ के लिखोगे तो क्या लिखो, डीबी इक्वल्स टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट को, नियतांक को, तो वो नियतांक हमने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये हो गया इसके परिमाण की बात। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि, और स्वाभाविक है उसका सदिश रूप भी आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी परिमाण को यदि हमको डायरेक्शन देना है, दिशा देना, तो उसको इकाई सदिश से गुना कर देते हैं। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यदि आपको इसको क्या बनाना है, सदिश बनाना है, तो इसको गुना करना पड़ेगा किसके साथ, इकाई सदिश के साथ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब और फैक्टर आर, और उसी को हमने यहां देखो लिखा है डीएल साइन थीटा आर, अपने को क्या मिलकर बनाएगा, चूंकि जो अल्पांश है डीएल वो भी एक सदिश राशि है, तो डीएल आर और साइन ये तीनों किसका देगा, एक सदिश गुणनफल का देगा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको डीएल क्रॉस आर। तो ध्यान में रखना है, और ऊपर वाले को लिखना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, वीडियो देखे होंगे आप, तो आई डीएल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ऐसा। तो ये हो गया किसके लिए, बायो सावर्ट्स का नियम का, जो 2021 से पूछा है। तो इतना सा लिख दीजिएगा, छोटा सा फिगर बना देंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन को भी समझ लीजिए। देखिए यदि आपको दिशा को पता करना हो कि दिशा कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो क्या करते हैं, सीधा सीधी तार को पकड़ लो और अंगूठा को उस तरफ रखो जिस तरफ क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि इसको हम पकड़ते हैं, धारा की प्रवाह की दिशा क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो इस साइड से क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर आएगा, और यह इस साइड से अंदर जाएगा। तो जिस साइड से बाहर आता है उस साइड हम लोग दिखाते हैं डॉट, और जिस तरफ से अंदर जाता है तल के अंदर, उसको हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से, इतना सा। तो डायरेक्शन को ध्यान रखिए क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे।
तो ये हो गई कहानी बायो सावर्ट्स के नियम की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। बाएं हाथ का नियम तो बाएं हाथ से ही होगा। तो बाएं हाथ के नियम में ये कहा जाता है कि अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को, अंगूठे को, पहली उंगली को और मध्यम उंगली को या मध्यमा को, तीनों को ऐसे रखिए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, तो उसमें आपका जो पहला उंगली है वो आपको दिखाएगा किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जो दूसरा उंगली है, मिडिल फिंगर जिसको हम लोग कहते हैं, कहा गया मध्यमा, वो धारा की यदि दिशा में रखोगे तो अंगूठा जो होगा बल की दिशा को बताएगा कि बल किस तरफ लगेगा। तो कह सकते हैं मध्यमा किसकी दिशा को बताए, यदि धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, बल की दिशा को। तो कह सकते हैं इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वह अपने एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, मध्यमा किसमें, धारा की दिशा को, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, या करेगा। ये एकदम सिंपल सा, ऐसा वाला पकड़िए, देख रहे हैं एकदम सिंपल सा। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, तो अंगूठा किसको बताएगा। जब भी बल की दिशा निकालनी हो तो ये फंडा लगाएंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा ये पीछे जो अपन देखे थे चुंबकीय बल, वहां पे भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहां तक उम्मीद करते थोड़ा सा समझ में आया। फिगर बुक में यदि इससे अच्छा दिया हुआ होगा, जो बनने लायक होगा, तो एग्जाम में पूछता तो बनाइएगा, अदरवाइज कैसे बनाइएगा। फिगर बुक में रहता है रफ स्केच वाला, वो इजी रहता है, तो बैठ के 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। चलो कहीं से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, घूमने फिरने गया होगा, तो उसके कारण मतलब उस क्षेत्र का उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा हो, इसलिए विक्षेपित नहीं हो रहा होगा। ठीक, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो। ठीक है, अरे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, ओके, तो स्वाभाविक सी बात है विक्षेपण तो होगा नहीं। क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा तो भी जरूरी है विक्षेपण हो। तो हम लोग ये नहीं कंफर्म कह सकते हैं कि वहां चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बल नहीं लगेगा, कोई झंझट नहीं है। लेकिन वहां चुंबकीय क्षेत्र हो भी तो सकता है, तो भी विक्षेपण नहीं होगा। तो इसी को समझते हैं, कह सकते हैं हम लोग को क्या पता है, जो चुंबकीय बल होता है वो क्यू भी होता है। ठीक है, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलना शुरू करोगे तो आपके ऊपर जस्ट पीछे समझाए थे बल नहीं लगेगा, तो उसमें विक्षेपण नहीं आएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो बल वहां नहीं लगता। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र है और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में गति करेगा, तो भी उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, इसके कारण उसमें विक्षेपण नहीं आएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा अपने पाथ से। ठीक है, तो ये कहना कंपलसरी नहीं है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं ही है। तो ऑलरेडी पहले देखे, तो यदि ये अपना क्या होता है चुंबकीय बल का, चूंकि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई लिख सकते हैं उसको, और ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में चले, ठीक है, तो क्या होगा, उसके मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो उसके समय में साइन की वैल्यू, साइन 0 180 पे कितना, 0, तो सारा का सारा बल क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये कहेंगे कि तो क्षेत्र के माध्यम से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है। जब यह क्षेत्र के समानांतर या विपरीत चलेगा, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो भी विक्षेपण नहीं हो सकता है, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो विक्षेपण नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि रहेगा तो भी विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में 90 डिग्री पर कोई आवेश Q चाल V से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, आवेश की वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान निकालिए। देखिए मान लो जैसे ये दिया, उसी को समझते हैं। ये अपना क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इनटू द प्लेन, सतह के अंदर की ओर। यदि हम मान लो यहाँ पे एक आवेश रखते हैं, इसको v वेग के साथ, v वेग के साथ, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या है, लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अब v कैसे जा रहा है, इस तरफ, तो दोनों लंबवत दिशा में। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा, जस्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, या उसको लगाओ, या कह सकते हैं v क्रॉस b का कहानी लगाओ।
तो ये एक दिशा और दूसरी दिशा कौन सी, ये दिशा। तो V क्रॉस V का मतलब क्या, ऐसे लिए घुमाए अंगूठा किधर, ऊपर, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा इस दिशा में, ये जा किस दिशा से रहा था, इस दिशा से, तो इस बल के कारण ये बंदूक क्या होगा, थोड़ा सा अपनी दिशा से भटकेगा और इधर जाना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे जो ही आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो इसके ऊपर बल की दिशा वापस से केंद्र की ओर होगी, जिस वृत्ताकार पथ पे घूमेगा उसके केंद्र की ओर, और आगे जाएगा फिर इसकी दिशा बदल जाएगी, फिर ये केंद्र की तरफ बल रहेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये गोल गोल घूमता रहेगा, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। जैसे ये गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है वैसे, तो गोल गोल घूमते रहने के कारण तो कह सकते हैं माना कि आवेश Q और द्रव्यमान M का आवेशित करने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V के साथ क्या कर रहा है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, करने तो प्रवेश। तो अपने को फॉर्मूला पता है चुंबकीय बल का Q V क्रॉस B, तो Q V V साइन थीटा। अब लंबवत प्रवेश करता है, थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो अपना क्या हो जाएगा थीटा 90, तो ये अपना क्या हो जाएगा पूरा पूरा FQV। ये बल लग रहा है किधर, केंद्र की ओर। तो ये जो बल होगा, चूंकि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या कहते हैं घूमती है, तो वहां पे एक वृत्ताकार गति के कारण एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है, mv²/r। अब एक बल लग रहा है कौन सा, QVV, तो ये दोनों बराबर होगा तभी वो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। तो कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल mv²/r किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के, जो अभी जस्ट निकाले QVV। अब यहां से देखा जाए mv²/r QVV स्क्वायर से ये भी साफ, तो यहां से क्या बच जाएगा, r चाहिए तो r इस साइड है, QB नीचे, तो r बराबर mv/QB। तो उसकी त्रिज्या पूछी जा रही थी, ये त्रिज्या हो गया mv/QB त्रिज्या। उम्मीद करते समझ में, ये गोल गोल घूमेगा, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया होगा, लेफ्ट हैंड रूल का यूज सिखाया गया होगा आपको, ओके। तो पथ की त्रिज्या निकल गई, कैसे निकली, सबसे पहले आपने चुंबकीय बल निकाला और उसको किसके साथ बराबर किया, अभिकेंद्रीय बल के, क्योंकि वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पे गोल गोल घूमती रहती है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर का नियम क्या कहता है, देखो एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार, या एम्पियर का परिपथ नियम लिखता, दोनों एक ही बात है। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B.dl परिपथ द्वारा घिरे हुए कुल धारा I का μ0 टाइम्स होता है। मतलब कह सकते हैं एक परिपथ से कितनी धारा घिरी हुई है, I1 I2 I3 दिख रहा है ना। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा वो रेखीय समाकलन होगा B.dl का, रेखीय समाकलन B.dl का, और ये किसके होगा, μ0 टाइम्स होता है कुल धारा के, मतलब समेशन ऑफ I। अब यदि हम समेशन ऑफ I की बात करें तो ये क्षेत्र से कितनी धाराएं घिरी हुई है, I1 I2 और I3 तीन, और इसमें क्या है I1 बाहर की तरफ है और I2 अंदर की तरफ है, I3 भी क्या है बाहर की तरफ है। तो हम लोग सिंपल सा क्या लिखते हैं, जो बाहर की तरफ है उसको धनात्मक मानते हैं, अंदर की तरफ जो जा रहा है उसको ऋणात्मक। तो क्या लिखते हैं I1 - I2 + I3। तो ये लिख के भी काम खत्म, ये फिगर बनाते हो तो ये भी लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप μ0 × I भी लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से किसी माध्यम के लिए बात होता तो इसको लिखते, तो आपको इतना नहीं लिखना है, सिंपल सा इतना भी लिख के आओगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये फिगर बना देंगे, थोड़ा सा डाटा लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे और खुश हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या रहा है, दो समांतर लंबे धारावाहिक तार की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखे। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, तो याद होगा ये फॉर्मूला, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला डिराइव करके सर बताए होंगे आपको, μ0 I1 I2 / 2πr। चाहे वो एक तार पे का हो दूसरे तार, दोनों पर इकाई लंबाई पे जो बल लगता है वो समान होता है। तो कह सकते हैं कुछ चीजों को मान ले, तो माना कि AB और CD दो समानांतर तार है, ये है AB और ये क्या है CD, दो समानांतर तार है जिससे धारा क्या बह रही है, I1 I2 धारा बह रही है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी की बात की जाए तो कितनी है, वो R है, ओके। तो धारावाहिक तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला जो पूछा है वो। अब चूंकि ये बल लगेगा तो बल कैसा होगा, किस तरफ होगा, ये भी थोड़ा सा याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यदि मान लो कि जो तार है उन दोनों तारों में
धारा एक ही दिशा में बह रही है या विपरीत दिशा में बह रही है एक दूसरे के, तो क्या होगा बल की दिशा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां नहीं पूछा है लेकिन ध्यान में रखना है। इसमें क्या दिख रहा है, धारा की दिशा इसमें भी ऐसा और इसमें भी ऐसा, तो मतलब दोनों में धारा की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में जा रही है। और इसमें क्या है, दोनों में धारा की दिशा एक में कैसे जा रही है, ऊपर, और एक में नीचे। तो यदि समान दिशा में धारा बह रही होगी दोनों तारों में, तो उस समय आकर्षण का बल रहेगा दोनों के ऊपर, और यदि विपरीत दिशा में बहेगी तो दोनों पे प्रतिकर्षण का बल रहेगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, चालक एक दूसरे की ओर बल लगाता हुआ अनुभव करता है और इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि चालक एक दूसरे से दूर बल लगाता हुआ अनुभव करता है और इसलिए एक दूसरे को पीछे हटाता है, या कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। ओके, इसको जब पढ़ाया गया होगा आप लोग को तो पक्का वाला देखे होगे, दिखाया ही गया होगा कैसे बल की दिशा अंदर की तरफ और कैसे बल की दिशा बाहर की तरफ रहती है, बताया गया होगा। यदि किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, किनको नहीं पढ़ाया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ाया नहीं गया हो, क्योंकि जरूरी और रेगुलर पूछा जाता है ये चीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिखावे कि एक स्पर्श या धारा मापी गैल्वेनोमीटर से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण 45 डिग्री होता है। तो धारा की शुद्धता महत्तम होने का मतलब क्या है, उसमें जो अशुद्धि होगी, एरर जो आने वाला, वो क्या होना चाहिए, सबसे कम। ठीक है, तो आप ये पता कर लो कितने डिग्री पे सबसे कम आता है, तो आप ये कह सकते हो उसी पे क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। मतलब शुद्धता महत्तम कब आएगी, जब उसमें जो क्या कहते हैं एरर जो आ रहा है वो कम होगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा B = BH tan थीटा, यहाँ क्या है गैल्वेनोमीटर, या कह सकते हैं सिंपल सा स्पर्श या धारा मापी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो टेंजेंट लॉ को फॉलो करता है। तो कह सकते हैं B = BH tan थीटा, टेंजेंट लॉ के हिसाब से। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं B = μ0/4π2π/NI/r, ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से μ0NI/2r इसको कटम कुटी करके ये पाई से पाई 2 से 2, तो अपना क्या हो जाएगा μ0NI/2r, ये लिख लिए। अब ये इसमें जाके पुट कर देते हैं, बी की जगह पे पुट करते हैं μ0NI/2r BH tan थीटा। अब यहाँ से I को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो BH × 2r और μ0 × n नीचे tan थीटा। अब इस सब को क्या है कांस्टेंट मान लेते हैं K, क्या मान लिए K। अब क्या करते हैं, अब इसमें हमको महत्तम धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसको, I = K tan थीटा को। तो I को डिफरेंशिएट करोगे तो DI, K को करोगे तो कांस्टेंट है, बात खत्म। और tan थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा sec² थीटा × d थीटा। अब डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इसका कोई जोड़ा नहीं है, जिनको नहीं आता होगा मैक्सिमम, अभी तो हमको लगता है 100% को आता होगा, क्योंकि 11th से डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज होते ही रहना है चैप्टर वाइज, और 12th में तो अच्छा खासा। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो DI = K sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। अब हम क्या किए, I से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो DI/I और K tan थीटा से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, K sec² थीटा d थीटा, और नीचे क्या आ जाए K tan थीटा। ठीक है, अब ये जो बराबर होगा, जिसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आप इसके बाद ही लिखिएगा sec² थीटा बाई क्या है tan थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये cos थीटा से ये स्क्वायर साफ, क्या बच गया 1/sin थीटा × cos थीटा। अब क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो 2 sin थीटा × cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं 2/sin 2 थीटा। तो यही तो लिखे हैं sec² थीटा, ये K से K साफ, sec² थीटा बाई tan थीटा = क्या 2 sin 2 थीटा, और d थीटा का d थीटा। अब सोचो ये मैक्सिमम एरर को हमको क्या करना है, शुद्धता को हमको मैक्सिमम रखना है, महत्तम। तो एरर को क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जो अपना त्रुटि है उसको न्यूनतम कैसे रखोगे, जब इसकी वैल्यू का मिनिमम कब, ये वाला जो वैल्यू है 2 थीटा बाई sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू
मिनिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा अपने मैक्सिमम मान पर होगा। तो साइन 2 थीटा का महत्तम मान कितना होता है? साइन 2 थीटा का महत्तम मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा का ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 के। तो 2 थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 45 डिग्री पे जो एरर है, त्रुटि है, वो क्या होगा? सबसे कम होगा। तो वहां पे शुद्धता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो कह सकते हैं महत्तम होगी। तो 45 डिग्री पर महत्तम हो गई। इतनी सी कहानी है। नॉर्मली एक ही बार पूछा है 2017 में, उसके बाद कभी इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। तो इस लेवल का क्वेश्चन चांस कम ही पूछेगा। चलिए, कह रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो इसके कारण जो उसका बल आघूर्ण होता है, ठीक है, वो अधिकतम होता है, या कह सकते हैं कांस्टेंट मिलता है। अपने कह सकते हैं रेखीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण गैल्वेनोमीटर की कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण लगता है, जिससे इसकी सुग्राहिता क्या हो जाती है? बढ़ती है। इसलिए हम लोग कौन सा चुंबकीय क्षेत्र यूज करते हैं? रेखीय चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो फिगर नहीं बनाना, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर देंगे। 2014। नेक्स्ट कह रहा है एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बी क्षेत्र की गणना करें। ठीक है, उस बिंदु पर बी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाला चित्र प्रस्तुत करे अपना रेसिपी कि क्या आपने आज बनाया है। ओके, तो अपने को पता है धारावाहिक चालक से आर दूरी पर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू जो लिखे हैं वही म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर। क्या हो सकता है आप जो पढ़े होगे वहां हो सकता है म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि 2 से 2 काट दिए। अपन इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि म्यू नॉट और 4 पाई की वैल्यू अपने को पता होती है। कितनी होती है? 10 पे पावर -7। और 2 आई की वैल्यू कितनी है? 5। और आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पे पावर -2 होगा। तो ये से ये 5 और 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -5 टेस्ला। बात खत्म। तो और क्या है, उस बिंदु पर बी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। अब मान लो ये तार है अपने पास, ठीक है, इससे इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो मान लियो वो बिंदु किसी भी साइड ले लो। यदि इस साइड होता वो बिंदु, तो इस तार को ऐसे पकड़ते, इस साइड से निकलता हुआ जाता, इस साइड अंदर जाता। तो मतलब कह सकते इस साइड क्या बनता? क्रॉस। और इस तरफ यदि उसी बिंदु को लेते तो इस साइड क्या बनता? डॉट। डॉट का मतलब सतह से बाहर की ओर, ठीक है, तल से बाहर की ओर। और क्रॉस का मतलब तल के अंदर जाना है। डॉट तीर आ रहा है, और क्रॉस तीर जा रहा है। ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के पीछे क्या बना होता है? क्रॉस। तो मतलब अंदर घुस गया ट्रेन, तभी तो आएगा। तो क्या आएगा? ट्रेन का मुंडी आएगा। और गलती से बुलेट ट्रेन आएगा तो बुलेट ट्रेन का तो नाक देखे ही हो कि इतना सा रहता है, तो डॉट आएगा। और यदि तीर सही में आ गया, तीर देखियो ना सामने से एकदम पतलू सा रहता है, तो तीर भी कैसा दिखता है? सामने से एकदम डॉट की तरह। तो समझ लो तीर आ रहा है तो मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब तल के अंदर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है? बायोट सावर्ट्स के नियम के प्रयोग द्वारा किसी आर त्रिज्या वाले तथा आई धारा वहन करने वाले अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकाले। 2009 में पूछा था। ज्यादा सीरियसली इसको नहीं लीजिएगा, चांस नहीं है इसको पूछेगा। ओके, तो कुछ चीजों को मान लेते हैं। माना कि आर त्रिज्या की अर्धवृत्ताकार कुंडली से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह अर्धवृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक, ओके। चालक के एक अल्पांश डीएल के कारण, एक छोटा सा अल्पांश ले लो, मान लियो ये डीएल अल्पांश ले लेते हैं, के कारण अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बायोट सावर्ट्स के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी कुछ समय पहले ही देखे थे। तो यहां गौर करोगे डीएल मतलब ये लंबाई, ठीक है, और त्रिज्या का मतलब ये लंबाई थी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे साइन किसके बीच का होता है? कोण डीएल और इस दूरी के बीच का। ठीक, तो
साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, या साइन 90 की वैल्यू 1, इसलिए हम लोग 90 डिग्री होगा, इसलिए साइन 91, तो अपना क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, अब समाकलित करने पे आप इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो आपको पूरा का पूरा डीबी की जगह पे बी मिलेगा। इंटीग्रेट डीबी को करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, सबको बाहर कर लिए, और डीएल कितनी लंबाई है इस अर्धवृत्त की, तो आपके 2 पाई आर पूरा होता है, तो पाई आर क्या होगा हाफ, तो पाई आर, सबको सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, देखो पाई से पाई साफ और आर स्क्वायर का आर साफ, तो क्या बचेगा 4r, तो म्यू नॉट आई बाई 4r। तो जो कह सकते हैं 2009-10 के क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं, तो थोड़ा अजीब आपको लगे कि समझ में नहीं आए, तो उस सब क्वेश्चन को आप स्किप भी करके चलेंगे। ज़्यादा कह सकते हैं ना, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ज़्यादा मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहते थे, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर को इजी बना दिया है। तो ये हो गई कहानी 2009 की, और है क्या, तो इतने क्वेश्चन अभी तक आपको पूछे गए, उम्मीद करते हैं कुछ हद तक समझा पाए होंगे, ये तो नहीं कहेंगे 100% आप समझ गए होंगे, लेकिन 10% ही सही, लेकिन यदि मेरा हेल्प कुछ आपको लगता है कि अब हो रहा है, ठीक है, या हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कितना % आपका हेल्प हुआ। अच्छा लगता है आपका कमेंट आता है, जब देखते हैं सब्सक्राइबर इंक्रीज किया, व्यू आ रहा है, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, तो और इसीलिए तो इतना मेहनत होता है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू।